हर दिन है कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है काको के प्रेमी। इसके लेखक बलवंत सिंह हैं, आवाज़ प्रज्ञा पांडे की। काको की उम्र 2.5-3 वर्ष की होगी। बड़ी प्यारी बच्ची थी। उसकी आंखों में तारे आंख मिचौली खेलते थे। उसका चेहरा पिघले हुए चांद की तरह था। उसके होठों पर बीर बहुटियाँ दमकती थीं। गाल ऐसे दिखाई देते थे जैसे उदय होते हुए सूर्य ने बादलों पर गुलाबी रंग बिखेर दिया हो, और बाल जैसे वर्षा ऋतु में नमदार कोयला। इधर चाचा को काका और चाची को काकी कहते हैं, लेकिन पंजाब में बच्चे को काका और बच्ची को काकी कहते हैं। अगर बहुत लाडली हुई तो काको भी कहते हैं। यह स्पष्ट है कि काको उसका असली नाम नहीं था। उसका असली नाम, लेकिन नाम में क्या रखा है। सभी खूबसूरत बच्चे एक ही से प्यारे लगते हैं। वह एक सिख किसान दर्शन सिंह की बेटी थी। जब वह पैदा हुई तो दर्शन सिंह ज़रा खुश न हुआ, बल्कि लड़की पैदा होने की खबर सुनकर उसने सिर यूं नीचे डाल दिया जैसे अब लोग उसके मर्द होने में शक करने लगेंगे। मगर जब काकू ज़रा बड़ी हुई तो सब लोग बाप से कहते कि तुम बड़े भाग्यवान हो जो ऐसी प्यारी बच्ची पाई। तब दर्शन सिंह को भी वह प्यारी लगने लगी और अक्सर वह उसे गोद में उठाकर उस समय तक प्यार किया करता जब तक कि उसे याद न आता कि काको तो लड़की थी। लेकिन दूसरे सभी लोग काको को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनमें से किसी को इस बात की फिक्र नहीं थी कि काको जब बड़ी होगी तो अपने बूढ़े माता पिता का सहारा बनने की बजाय पराए घर को चली जाएगी और अपने साथ बाप की पूंजी का बहुत बड़ा भाग भी लेती जाएगी। काको बड़ी हंसमुख बच्ची थी। जीवन की कड़वाहट का उसे कुछ पता नहीं था। वह अपने साधारण वातावरण में यूं चहकती फिरती जैसे बड़े अचंभे के मेले में आ गई हो। सुबह के समय वह अपने बाप के कंधे पर या माँ की गोद में सवार होकर गुरुद्वारे जाती। वहाँ लंबी लंबी दाढ़ी वाला ग्रंथी न जाने एक मोटी सी पुस्तक में से क्या पढ़ा करता था। वह गा कर नहीं पढ़ता था, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ में संगीत और एक अजीब किस्म की खनखनाहट होती थी जिसे वह चुपचाप सुना करती। वहाँ पर उसे जो बात सबसे अच्छी लगती थी वह यह थी कि पाठ के अंत में उसे बहुत सा हलवा मिलता था। वह अपने बाप और माँ के हलवे में से भी हिस्सा बांट लेती। यहाँ तक कि गुरुद्वारे के बाहर बैठी गूंगी लेकिन बहरी नहीं माई सेवा भी अपने हलवे में से थोड़ा चख कर बाकी काकों को दे देती। हर सुबह इतना हलवा उसके नाश्ते का काम देता था। वह सारा सारा दिन इधर उधर घूमा करती। गांव के करीब वाले रहट का पानी बल खाता, कुलबिलाता, झाग उड़ाता, किनारे किनारे उगी हुई हरी हरी धूप से उलझता हुआ पीपल के बड़े पेड़ की जड़ के निकट से होकर बहता चला जाता। पीपल की छांव तले नमदार धूप में छिपे, नाक तक पानी में डूबे पीले पीले मेढकों की उसे तलाश रहती। अक्सर मेढक उसे पहले ही देख लेते और उसकी नीयत भांप कर उछलते और गड़ाप से पानी में डुबकी लगा जाते, तो काको पहले डर कर चौंकती और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ती और उसकी हंसी का संगीत पानी की छनछनाती सरसराहट में घुल मिल जाता। खेतों में झरबेरियों के अलावा मीठी लसूड़ियों के पेड़ भी होते थे। वह दूसरे बच्चों के साथ वहाँ जाती, झरबेरियों के बेरों के साथ कांटों का बजा भी चखती, मारे दर्द के सी सी करती, फिर भी बेर खाए जाती। लसूड़ियों का तो भला भला कहना ही क्या। हाँ, कभी कभार किसी लसूड़ी की गुठली मुंह से फिसल कर हलक से उतरती हुई नीचे पहुँच जाती। इस काम से फुर्सत पाकर वह सब बच्चे मदार के पौधे के पास जाकर खड़े होते और उन पर लगे हुए आमों की तरह के फल तोड़ तोड़ कर झोलियों में भर लेते, जो दरअसल उनके किसी मित्र किसी काम में ना आ सकते थे। फिर एकाएक किसी बड़े से मोटे पत्ते पर बैठा हुआ लंबी टांगों वाला हरे रंग का टिड्डा उन्हें घूरता दिखाई देता और वह ठिठक कर हाथ रोक लेते, जैसे वह टिड्डा चौकीदार हो जो उन्हें फल तोड़ने पर फटकारने लगेगा। टिड्डा भी उन्हें ऐसी गंभीरता से घूरे जाता जैसे उसने सभी वेद और पुराण घोट कर पी रखे हों। जब वह मिट्टी की कच्ची ईंटों की बनी हुई दीवारों की ठंडी छांव तले खेलती होती तो उस गली में से गुजरने वाला
शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होता जो काको को देखकर रुक न जाता। यूं तो सभी उसे प्यार करते थे, लेकिन उसमें 3 बुढ़े जो उसे हद से ज़्यादा चाहते थे, यानी फग्गा सिंह, बग्गा सिंह और झंडा सिंह। इनमें सबसे छोटा 70 वर्ष का और बाकी 2 80 से एक आध साल ही कम। इन 3 बुढ़ों की आपस में या काको से कोई रिश्तेदारी नहीं थी। वे पास वाले अलग अलग गांव में रहते थे। उनमें से एक डाके मारता था, दूसरा जुआ खेलता था, तीसरा नशेबाजी की चीज़ें जैसे अफीम, भंग, चरस आदि सब एक सूबे से दूसरे सूबे में पहुंचाता था। उनकी दाढ़ियाँ बहुत घनी, बहुत लंबी और करीब करीब बहुत सफ़ेद थीं। सिर पर लंबे लंबे पगड़ बांधते थे, जैसे पूरा थान लपेट रखा हो। गले में खद्दर के कुर्ते के नीचे नीले, हरे या तूतिया रंग के तहबंद। कहने को बुढ़े थे, लेकिन देखने में खूब लंबे चौड़े, बड़े बड़े हाथ, मजबूत बाजू, लाल लाल चमकती हुई आँखें, जिन पर सफ़ेद भौंवों की छत्र छाया। उन तीनों का अपना न आगा न पीछा। जो कोई आता काको के लिए खिलौने, मिठाइयाँ और कपड़े लाता। काको इनमें से किसी को भी देखती तो दूर से ही चिल्ला उठती, बापू। वह अपने नन्हे नन्हे बाजू फैलाए तेजी से दौड़ पड़ती और उछलकर गले में बाहें डाल देती, और वे बुढ़े उससे मिलकर बहुत खुश होते। इतने खुश होते कि उनकी आंखें नमदार हो जातीं। अक्सर एक न एक बुढ़ा आता रहता। ऐसा ही होता कि काको एक बुढ़े की गोद में चढ़कर गलियों की सैर के बाद लौटती तो घर पर दूसरा बुढ़ा इंतज़ार में बैठा होता। कभी कभी वे तीनों एक ही साथ आ टपकते। उस दिन काको की खुशी का ठिकाना न रहता, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा तोहफे और मिठाइयाँ मिलती थीं। एक शाम, जबकि अंधेरे की स्याही काफ़ी गहरी हो चुकी थी, फग्गा सिंह काको के घर आया। ऐसे मौक़ों पर काको अक्सर ड्योढ़ी में अपने बाप के साथ मैना की तरह चहकती बोलती मिलती थी, या सहन से उसकी रुपहली आवाज़ में नन्हे नन्हे कहकहे सुनाई दिया करते थे। लेकिन आज उसका कहीं पता नहीं था। दर्शन सिंह हल में फांस ठीक कर रहा था। फग्गा सिंह खाट पर बैठते हुए बोला, काको कहाँ है? दर्शन सिंह ने सिर ऊपर उठाए बगैर उत्तर दिया, वह बीमार है, उसे रेशा हो गया है। रेशा? फग्गा सिंह के मुंह से निकला। दर्शन सिंह कुछ बोला नहीं तो फग्गा सिंह उठकर सहन में गया। काको भीतर वाले छोटे कमरे में अपनी रंगदार पायों वाली नन्ही सी चारपाई पर लेटी हुई थी। सरसों के चिराग की फड़फड़ाती रोशनी में वह बिल्कुल मोम की मूर्ति दिखाई देती थी। उसका चेहरा लाल हो रहा था, आंखें बंद थीं, नाक भी बंद थी। आज उसकी नाक की नोक भी उसके होठों की तरह सुर्ख लाल हो रही थी और वह सांस भी मुंह से ले रही थी। उसके कलियों के से होठों में दांत धीमे धीमे दमक रहे थे। फग्गा सिंह ने अपना बहुत बड़ा हाथ उसके माथे पर रख दिया और फिर भारी आवाज़ में काको की माँ से पूछा, बेटी, काको कै दिन से बीमार है? माँ कमरे के बाहर पसार में बैठी रोटी पका रही थी। घूंघट की आड़ में से बोली, कल सुबह से। कोई दवा दारू? हकीम जी का काढ़ा पिला रहे हैं। फग्गा सिंह ने कुछ देर सोचा, फिर कमर में ठुके हुए तहबंद के पहलू को खींचकर उसमें से अफीम की डिबिया निकाली। वह खुद बिना नागा अफीम खाया करता था और फिर चुटकी में थोड़ी सी अफीम ले चुपके से काको के अधखुले मुंह में सरका दी और बड़े इत्मीनान से बोला, कोई बात नहीं, सुबह तक ठीक हो जाएगी। यह कहकर वह झुका और उसने काको के छोटे से माथे को चूमा और फिर भारी कदमों से लौटा। वह जानता था कि अफीम रेशे के बहते हुए पानी को सुखा देती है और ज़ुकाम दुम दबाकर भाग जाता है। उसने अपनी दवाई का जिक्र किसी से नहीं किया। वह इसी में मगन था कि सुबह को जब काको एकदम ठीक ठाक हो जाएगी तो सब लोग कितने खुश होंगे। उसके जाने के कुछ देर बाद बग्गा सिंह कहीं से आ निकला। उसे जब पता लगा कि काको बीमार पड़ी है तो वह बेचैन हो गया। अपने तहबंद को फड़फड़ाता हुआ वह काको की खाट के पास पहुंचा। घड़ी भर उसे नमदार आंखों से देखता रहा। आखिर जब उसने बीमारी को समझ लिया तो उसने अपनी अफीम की डिबिया निकाली और इतनी सी खुराक जो बच्चे के लिए उचित समझी जाती है, डिबिया में से निकालकर प्यारी काको के प्यारे से मुंह में लुढ़का दी।
उसने भी यह काम चुपके से किया, क्योंकि वह जानता था कि काको के माँ बाप दवा दारू के मामले में बिल्कुल गधे थे, शायद अफीम खिलाने पर एतराज़ करें। अब वह भी इत्मीनान के साथ विदा हुआ। झंडा सिंह को भी उड़ती उड़ती खबर मिली कि उसकी लाडली काको बीमार है। घर के लोग सोने जा रहे थे कि उसने दरवाज़ा आन खटखटाया और फिर बोला, भाई दर्शन सिंह, मुआफ़ करना, काको की बीमारी का हाल सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए भागा चला आया। फिर वह काको की खाट के एक किनारे पर बैठ गया। जब उसे पता चला कि काको को केवल रेशा है, तो उसने भी ऐलान किया कि यह तो मामूली बात है। इत्तेफाक से वह भी दूसरे बुढ़ों की तरह चुनिया बेगम यानी अफीम का प्रेमी था और इसे रेशे की रामबाण दवा समझता था। चुनांचे उसने भी सबकी आंख बचाकर बच्चे के लिए उचित खुराक निकाली और काको के मुंह में सरका दी। जाते जाते काको की माँ से कहने लगा, मैं तो डर गया था कि कहीं कोई ख़ास बीमारी न हो जाए। रेशे से घबराने की बात नहीं, सुबह तक ठीक हो जाएगी। इसके बाद वाहे गुरु जी का खालसा और वाहे गुरु जी की फतह का नारा लगाकर वह खुशी खुशी ड्योढ़ी के दरवाजे से बाहर निकल गया। जब सूर्य देवता ने प्रकाश का पहला भाला फेंका तो सुबह का तारा मारे डर के दूर से ही भाग निकला और आँखों से ओझल हो गया। आकाश की नीलाहट हल्की होती चली गई। बड़े पीपल के पत्ते तालियां बजाने लगे। हल्के नीले आसमान में एक सफ़ेद कबूतर यूं चकफेरियां ले रहा था जैसे चांदी के वर्क में जान पड़ गई हो। कौवों की काँव काँव के शोर में किसान हल लेकर खेतों में जा पहुँचे। रहटों की रू रू वातावरण में गूंजी और सोए हुए खेत जाग उठे। इन सब चीज़ों को देख देख कर तालियां बजाने और कह कहे लगाने वाली काको उस समय मर चुकी थी। दर्शन सिंह को पहले तो यकीन ही नहीं आया, लेकिन जब उसे पता चला कि काको वाकई ऐसी मरी है कि लौट कर नहीं आएगी, तो वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, नहीं नहीं, मैं अपनी लाडली को नदी में नहीं बहाऊंगा। छोटी थी तो क्या हुआ, मैं उसे बाकायदा चिता में जलाऊंगा और फिर उसके फूल हरिद्वार जाकर गंगा जी में बहा दूंगा। उस सुबह काको गुरुद्वारे के हलवे का नाश्ता करने नहीं गई। गूंगी माई सेवा बहुत देर तक कड़ाह प्रसाद हाथों में दबाए काको का इंतज़ार करती रही। कहीं दोपहर तक किसी ने बताया कि बेचारी नन्ही काको तो वाहे गुरु अकाल पुरख के चरणों में पहुंच चुकी है। माई सेवा न जाने कब और कहाँ से उस गुरुद्वारे में आई थी। उसका दुनिया में कोई न था, इसलिए कई वर्ष से माई सेवा उस गुरुद्वारे की सेवा कर रही थी। गुरुद्वारे के बाहर एक छोटा सा बाग था। गुरुद्वारे का अपना रहट भी था। माई सेवा न केवल गुरुद्वारे के अंदर झाड़ू लगाती, हर किस्म का छोटा बड़ा काम करती थी, बल्कि उस बाग की देखभाल भी करती थी। काको के बारे में खबर सुनकर उसका मन उचाट हो गया। किसी काम में मन नहीं लगा, यहाँ तक कि अंधेरा छाने लगा। आज किसी त्योहार के कारण गुरुद्वारे के सहन में संगत जमा होने लगी थी। माई सेवा जूतों की रखवाली के लिए दरवाजे के चबूतरे पर बैठ गई। संगत के लोग दालान में ही पुरानी दरियों पर जा जाके बैठ रहे थे। गर्मी जा चुकी थी और गुलाबी जाड़ा पड़ने लगा था। लोग मोटे मोटे खेस या खद्दर की भारी चादरें लपेटे हुए थे। एक ग्रंथी कंधों पर पीताम्बर डाले श्री गुरु ग्रंथ में से गुरु की वाणी पढ़ रहा था। इतने में फग्गा सिंह वहाँ आया और बड़ा उदास था। उसने देखा कि माई सेवा भी उदास है। कारण तो एक ही था, वह घड़ी भर के लिए चबूतरे पर बैठकर काको का अफसोस करने लगा। उसने अफीम देने की बात भी बताई जिसे वह रामबाण समझता था, लेकिन न जाने क्यों ऐसी आजमाई हुई दवा ने भी कुछ काम नहीं किया। फिर उसने माथे पर हाथ मारकर भर्राई हुई आवाज़ में कहा, मुझे पता होता कि इतनी खुराक कम रहेगी तो मैं उसे और ज़्यादा दे देता। इसके बाद फग्गा सिंह घुटनों पर हाथ रखकर मुश्किल से उठा और आंसू पोंछता हुआ अंदर चला गया। फिर बग्गा सिंह आया, उसने भी वही बात सुनाई और फिर अफीम वाली बात बताई। जब वह रोता हुआ दालान में जाकर बैठ गया तो झंडा सिंह भी आ निकला और वह भी दुख बांटने के लिए माई सेवा के पास 2 घड़ी को बैठ गया। जब माई सेवा अकेली रह गई तो वह सिर उठाकर आकाश की ओर देखने लगी। अब उसे पता चल गया कि काको को चाहने वाले
इन बुढ़ों ने कितनी हमदर्दी और कितने गहरे प्यार से अपने हाथों अपनी प्यारी काको की जान ले ली थी। अब तीनों को अपने मन में इस बात का पछतावा था कि काश वे काको को ज़्यादा मिकदार में अफीम खिला देते तो उसकी जान बच जाती। माई सेवा बाग की ओर देखने लगी, जहाँ दिन के उजाले में रंग बिरंगे फूल सिर मटकाते थे और भांति भांति की चिड़ियाँ चहकती थीं। लेकिन उस समय यूँ लगता था जैसे वहाँ भूत अफीम खाए सोए पड़े हों। वह सोचने लगी कि न जाने कितने प्यारे, कितने खूबसूरत और उस काको की तरह के कितने मनमोहक ख्याल इसी प्यार और हमदर्दी के साथ कुचल दिए जाते हैं। उस काको की तरह अनगिनत विचार और भावनाएं ऐसी होती हैं जो मनुष्य की अक्लमंदी और चतुराई का बोझ भी सहन नहीं कर सकती, लेकिन वह रंगीन तितलियों की चतुराई की दहकती हुई लू में जलकर मर जाती हैं। माई सेवा ने दालान की ओर देखा, जिसके परले कोने पर बैलगाड़ी का एक पुराना पहिया दीवार के साथ टिका हुआ था। उसके पास ही गोबर और बकरियों की मैंगनियों की बदबू उठ रही थी और दालान के इस तरफ चमेली के फूल महक रहे थे। ग्रंथी जी की भक्ति रस में डूबी हुई आवाज़ वातावरण में गूंज रही थी और वे बूढ़े अब भी अंगोछे से आंसू पोंछे जा रहे थे। माई सेवा को यूं लगा कि आकाश के उज्ज्वल तारे जैसे अनगिनत सफ़ेद फूल हों, जिनकी किसी अनजानी शक्ति ने धरती पर बारिश कर दी हो। लेकिन वे तारे, वे फूल न जाने क्यों रास्ते में ही रुक गए थे। अब वे न पीछे जा सकते थे और न इस धरती पर गिरना चाहते थे।